तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमने इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश के बारे में देखना है। तो यहाँ पे हम सिर्फ ओनली कैश आइटम्स डिस्कस करते हैं, ओनली कैश आइटम्स। अगर कोई नॉन कैश आइटम होती है उसको हम बीच में से एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है। तो कैश फ्लो हम बेसिकली 3 एक्टिविटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं। एक आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है रूटीन एक्टिविटी और आपका रूटीन एक्टिविटी क्या है? सेल करना, परचेज करना, खर्चे करना। तो ये आपकी रूटीन एक्टिविटी है, इनकम अर्न करना। तो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कहाँ से पैसे आए? तो सेल से पैसे आएंगे, परचेज से जाएंगे, खर्चों से जाएंगे, इनकम से आएंगे। तो हम ये रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड सेकंड एक्टिविटी इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपने पैसे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करे? तो यूजुअली हमारे जो सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है वो फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट की सेल परचेज, एंड देन इन्वेस्टमेंट्स। तो ये 2 चीजें हम इसमें रीड करते हैं। एंड देन लास्ट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम फाइनेंस के बारे में रीड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन्स। तो ये सोर्स ऑफ फाइनेंस है, कहाँ से आप उधार ले सकते हो। तो यहाँ से आपने इनफ्लो एंड आउटफ्लो। तो जब आप उधार लोगे तो आपका इनफ्लो होएगा, जब अब वापस करोगे तो आपका आउटफ्लो होएगा। तो ये मेन हमारी 3 एक्टिविटीज हैं इस चैप्टर में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो हम एक एक करके, सबसे पहले ये जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ये सबसे बड़ी एक्टिविटी है, लेकिन मैं सबसे पहले आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, दूसरे नंबर पर फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड थर्ड नंबर पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी कराऊंगी, क्योंकि जो इनके वर्किंग नोट्स बनते हैं इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग के, वो ऑटोमेटिकली ऑपरेटिंग में यूज होते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी एक फॉर्मेट रह जाता है, बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग कंप्लीट करती है। तो let's start with the format of cash flow statement. Cash flow statement starts with net profit before tax and extraordinary items. और इसका वर्किंग नोट बनता है, क्योंकि जो आपको नेट प्रॉफिट दिया जाता है वो हमेशा आफ्टर टैक्स दिया जाता है। तो हमें बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स के नेट प्रॉफिट निकालना है। तो ये आपका सबसे पहला वर्किंग नोट आपका ये आता है ऐड। इसमें हम ऐड करेंगे नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। एंड नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स कौन सी होती है? अब क्योंकि हम यहाँ पे सबसे पहली एक्टिविटी कर रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम सारे एक्सपेंसेस एंड इनकम्स देख रहे हैं, और एक्सपेंसेस एंड इनकम कहाँ पाए जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे एंड फिगर होती है नेट प्रॉफिट, लेकिन नेट प्रॉफिट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसमें कैश, नॉन कैश आइटम, ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग आइटम सब इंक्लूडेड होती है, ठीक है। तो हमें लेकिन सिर्फ कौन सी चाहिए? आइटम्स, ऑपरेटिंग आइटम्स। तो इसलिए इसको हमें थोड़ा ठीक ठाक करना पड़ता है। तो हम पहले लास्ट वाले नेट प्रॉफिट से बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम पर आते हैं, फिर उसमें नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम को प्लस करते हैं। अब ऐसी कौन सी आइटम्स हैं? डेप्रिसिएशन, depreciation is a non-cash item, interest, loss on sale of fixed asset,
तो ये ऐड होता है और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, intangible assets written off, goodwill written off, ये भी intangible asset है अगर ये राइट ऑफ हो। देन लॉस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, और इसमें से माइनस क्या होएगा, लेस डिस्काउंट और इशू ऑफ डिवेंचर, थोड़ी सी जगह छोड़ देना, हो सकता है एक दो आइटम और बीच में आ जाए। एंड माइनस क्या होएगा, माइनस आपका है इंटरेस्ट रिसीव्ड, अगर इंटरेस्ट पेड प्लस होएगा तो इंटरेस्ट रिसीव्ड माइनस होएगा। रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, तो ये तीनों आइटम्स यहां से निकाली जाएंगी। एंड देन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है। तो ये आपका पहली लिस्ट है, इसमें हो सकता है एक दो और आइटम्स हो जाए, तो थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ते जाना, ठीक है। मेरे पास आज बुक भी नहीं है तो मैं थोड़ा सा, मैम 1 मिनट दिखाना प्लीज। हाँ जी। Uncharted Lost Legacy, it may not have exactly the chops for long vistas that some places in Uncharted 4 have, but I felt that there was a step up a little bit in some of the details on the characters. Maybe it's just the way the scenes were played out. Something about it looks a little bit newer, which makes sense because it was released slightly afterwards. Refreshingly slow. नवी मेरे को फॉर्मेट की फोटो सेंड कर देना। Yes, it has a slow. ओके मैम। But Uncharted, when they turn, it's up or when focus about quality. ठीक है मैम। जब हम इसको प्लस माइनस करते हैं तो हमारा आता है नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस एंड वर्किंग कैपिटल चेंजेस, फिर आप इसमें फिर से प्लस माइनस करोगे। अब वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी, तो डिक्रीज इन करंट एसेट प्लस होएगा, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी प्लस होएगा, और इसके उल्टा इंक्रीज इन करंट एसेट्स आपका माइनस होएगा एंड फॉल इन करंट लायबिलिटी माइनस होएगा। तो ये करके आपका आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। और लास्ट में हम टैक्स पेड माइनस कर देंगे एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को माइनस कर देंगे, और फिर आ जाएगा कैश या फ्लो आ जाएगा या यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी।
For moments where ends fall off ledges streaming past you, or gun acoustics slowly fade or transform as you fire your rifle down a stairwell into some ancient king's tomb and then turn around and fire it into the wide open. अच्छा, इसमें एक और आया है, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आएगा एंड इधर आ जाएगा दूसरी तरफ डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। फिर आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, एड डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ठीक है। और फिर ये आपका आ जाएगा, और फिर आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस जो है ये इसकी मतलब अलग हेडिंग है। हाँ बिल्कुल, इसका आंसर ये आ जाएगा। मतलब ठीक है, जो पीछे वाला था आपका, इसमें ये सारी आइटम्स प्लस माइनस होके जो आंसर आएगा उसके आगे आप लिखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है। अब इसमें ये सब प्लस माइनस करके आपका आएगा, इसको नाम दिया हुआ है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन या ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। इसको ये भी लिखा जाता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन या ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और इसमें से टैक्स पेड एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को माइनस करा जाता है, और फिर आपका आंसर आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो। अगर पॉजिटिव में आया आंसर तो फ्लो आता है, और अगर नेगेटिव में आया तो यूज्ड आता है। तो ये आपका फाइनल आंसर है यहाँ, ठीक है। और टैक्स पेड में अगर रिफंड है तो रिफंड प्लस हो जाता है। तो ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट है। मैम हाँ जी, ये ब्रैकेट में ऐसे क्यों लिखा है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज? अदर नेम है इसका। यहाँ तो लिख दो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, यहाँ लिखो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, और फिर उसमें से टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम माइनस प्लस माइनस हो जाती है। इन दोनों में से कोई भी वर्डिंग यूज कर सकते हो, ठीक है। To that action field. You don't always need to aim just perfect. And of course, there's various options on how to change that. As that story continues to progress, so does Nathan's and तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी काफी लंबा चौड़ा काम है, लेकिन ये सिर्फ एक फॉर्मेट है। फिल करना होता है इन सब चीजों को, सब कुछ गिवन होता है, हमें फिल करना होता है। और इसमें वर्किंग नोट क्या क्या बनते हैं, सबसे पहले तो नंबर 1 यही वर्किंग नोट बनता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। उसके बाद डेप्रिसिएशन, फिक्स्ड एसेट, ये आपके वर्किंग नोट। अगर याद हो तो हम फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाते थे, साथ में डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते थे, और ये भी वर्किंग नोट का पार्ट है। तो ये तीनों एक ही अकाउंट से आते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमने क्योंकि फिक्स्ड एसेट के बारे में पढ़ना है तो वहां पर ही ये हमें मिल जाते हैं। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपको इसका आंसर दे देती है। फिर उसके बाद आपका वर्किंग नोट बनता है, आपका टैक्स पेड का वर्किंग नोट हो सकता है। टैक्सेस दो तरह के हैं, एक प्रोवाइडेड एक पेड। तो ये वर्किंग नोट का पार्ट है, ठीक है। तो ये आपकी थी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बाद शुरू होती है आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सेकंड नंबर पर मैम इन्वेस्टिंग एक एक्टिविटी। मिनट पीछे करना। हाँ। मैम
उसमें ना प्रोजेक्ट वर्क में हमें मिला है कि जैसे कंपनीज की कैश फ्लो और उसके बेसिस पे हमने इंटरप्रिटेशन करनी है रेशियो के बेसिस पे। तो उसमें इंटरप्रिटेशन कैसे कर सकते हैं? अगर हमें डेटा तो मिल जाएगा तो इंटरप्रेट कैसे करते हैं उसको? इंटरप्रेट कि उसका जो, जैसे हर रेशियो को अपना अपना रूल ऑफ थंब है। तो करंट रेशियो क्या रूल ऑफ थंब कर रही है, डेट इक्विटी रेशियो क्या रूल ऑफ थंब पूरा कर रही है, अगर कम है तो क्या है, ज्यादा है तो क्या होएगा। तो दैट इज इंटरप्रिटेशन। मतलब रेशियो क्या क्या दिखाती है, रेशियो से हमें क्या पता चल रहा है, पोजीशन क्या है रेशियो की। और कैश फ्लो में? कैश फ्लो कैश फ्लो में तो यही आएगा कि अलग अलग एक्टिविटी में से क्या सिचुएशन है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी की क्या सिचुएशन है, फ्लो हो रहा है या यूज हो रहा है। तो मतलब ऑपरेटिंग सर्कल कैसा चल रहा है। फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट्स आपकी पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है, आप ज्यादा बेच रहे हो या खरीद रहे हो। एंड देन फाइनेंसिंग, आप किसके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट हो, इक्विटी शेयर के ऊपर, प्रेफरेंस के ऊपर, डिबेंचर के ऊपर या लोन के ऊपर। तो उसका क्या रिजल्ट आया। तो ये इंटरप्रिटेशन है, मतलब जो आप शो कर रहे हो उसका क्या रिजल्ट आया। मतलब अपनी तरफ से कहानी सी लिखनी है। बिल्कुल, ओवरऑल आंसर लिखना है कि क्या आपने ऊपर करा है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बाद आपकी शुरू होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग दोनों लिमिटेड सी एक्टिविटीज है। तो यहाँ पे क्या क्या आएगा आपका, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो जब आप फिक्स्ड एसेट को सेल करोगे आपके पास पैसे आएंगे, तो ये इनकम है। दूसरा, अगर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट करोगे, तो यहाँ पे हम दो ही चीजों के बारे में पढ़ेंगे, या फिक्स्ड एसेट या फिर इन्वेस्टमेंट्स। तो दो ही चीजें, या तो सेल होएगी या परचेज होएगी। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट्स हम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, करंट नहीं, नॉन करंट। और फिर अगर इंटेंजिबल एसेट, फिक्स्ड एसेट दो तरह की होती है, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। तो टेंजिबल भी चाहे सेल हो चाहे इंटेंजिबल एसेट सेल हो, दोनों ही यहाँ पे कंसीडर करेंगे, दोनों से ही पैसे आएंगे। और इन्वेस्टमेंट से, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनकम क्या होता है, इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड मिलेगा, डिविडेंड रिसीव्ड। अगर आपने शेयर्स में इन्वेस्ट करा है पैसा तो डिविडेंड मिलेगा, लोन दिया है किसी को, इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करा है तो रेंट मिलेगा, रेंट रिसीव्ड। तो ये तीन इसकी मेन इनकम है। अब माइनस, तो ये सारी पॉजिटिव फिगर्स हैं, इनसे पैसे आएंगे, इनफ्लो, ये इनफ्लो है। अब आउटफ्लो, अब दूसरी तरफ अगर आप परचेज करोगे फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो अगर आप फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करोगे तो आपके पैसे जाएंगे। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट्स को परचेज करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, पैसे लगाओगे कहीं तो पैसे जाएंगे। ठीक है, फिक्स्ड एसेट चाहे टेंजिबल है चाहे इनटेंजिबल है, दोनों ही यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो ये इसके दोनों नेगेटिव पार्ट। तो प्लस माइनस करके आप फिर इसका आंसर लिखोगे, या तो पॉजिटिव में आंसर आएगा या फिर नेगेटिव में। अगर पॉजिटिव में आया तो वो कैश फ्लो है, और अगर नेगेटिव में आया तो फिर यूज्ड है, यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एक फाइनल रिजल्ट आएगा, ये इसकी मेन फिगर है ये वाली टोटल।
एंड देन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ये फाइनल रिजल्ट आएगा प्लस माइनस करके, और फिर इसके बाद शुरू हो जाती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फिर उसका हेडिंग शुरू हो जाए, ये एक के बाद एक शुरू होएगी नीचे की नीचे। आप पेज नंबर 5.57 पर अपनी बुक पे देखो, जैसे इन्होंने बनाई हुई है स्टेटमेंट ऐसे ही बनानी है हमने। तो थर्ड इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब फाइनेंस मतलब कहाँ से उधार ले रहे हो, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो उधार लेने के हमारे पास 4 सोर्सेज हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स एंड बोरोइंग्स। तो ये 4 सोर्सेज हैं। तो यहाँ पे अब आपका कहाँ से पैसे आएंगे, तो जब आप शेयर्स इशू करोगे, इशू ऑफ शेयर्स, अब शेयर्स चाहे इक्विटी शेयर्स हो, प्रेफरेंस शेयर्स हो, दोनों ही कंसिडर होंगे, या फिर आप डिबेंचर्स इशू करो तब पैसे आएंगे, इशू ऑफ डिबेंचर्स। या फिर लोन लोगे, लोन बोरोइंग ऑब्टेन्ड, उधार लोगे किसी से तो पैसे आएंगे, ठीक है। और लोन इंक्लूड, इट इंक्लूड्स बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी लोन का पार्ट है, इवन कैश क्रेडिट भी यहाँ का पार्ट है। तो अगर ये आपको बैलेंस शीट में दिए हैं तो इसको भी हम लोन की तरह ट्रीट करेंगे। तो ये जब बढ़ेगा तो मतलब हमने लोन लिया है, कम होएगा बैलेंस तो हमने वापस करा है। तो ये सारा इसका इससे पैसे आएंगे, इन सब से पैसे आएंगे। अब पैसे जाएंगे किससे, अगर आप रीपेमेंट्स करोगे तो क्या क्या रीपे करोगे, रिडम्पशन मतलब रीपेमेंट, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ऐसे ही रीपेमेंट ऑफ, आप लोन वगैरह अपने रीपेमेंट करोगे, रीपेमेंट ऑफ लोन्स, बोरोइंग्स, ये सब रीपे करोगे, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट्स, ये जब वापस करोगे पैसे तो आपके पैसे जाएंगे। इसके अलावा हम क्या पे करते हैं, हम अगर अपने शेयर्स लिए हैं तो आपको इनको डिविडेंड देना पड़ेगा। तो प्रपोज डिविडेंड, पेड, इंटरिम डिविडेंड, सबकी डिटेल करेंगे। अभी हम सिर्फ फॉर्मेट पे फोकस कर रहे हैं कि हमने करना क्या है इस चैप्टर में। हम ये सारी स्टेटमेंट को फिल करने वाले, ठीक है। प्रपोज डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड। हम शेयर्स के ऊपर डिविडेंड पे करते हैं एंड डिबेंचर्स, बोरोइंग्स, लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं। तो ये हमारा खर्चा है। देन पेमेंट ऑफ शेयर को इशू करने के एक्सपेंसेस, शेयर इशू एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशंस। मैम तो इन सब चीजों से पैसे जाएंगे। हाँ जी, नहीं, अच्छा ठीक है, मैं पूछने लगी थी ये माइनस होने हैं। हाँ बिल्कुल, ये सब चीजें माइनस में है, नेगेटिव है, नेगेटिव फिगर्स है, ब्रैकेट में लिखोगे आप, ठीक है। और फिर अगेन इसका फाइनल रिजल्ट लिखेंगे। अगर इनका फाइनल रिजल्ट पॉजिटिव आया तो लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम, और अगर नेगेटिव में आया तो हम लिखेंगे यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये आपका तीसरा फाइनल रिजल्ट है। हाँ जी, ये बॉन्ड्स क्या होते हैं? बॉन्ड्स डिबेंचर के जैसे ही होते हैं, ये भी हम जैसे लोगों से उधार लेते हैं
तो उनको सर्टिफिकेट बॉन्ड्स के नाम से इशू करते हैं। तो डिबेंचर में फिक्स्ड इंटरेस्ट होता है, लेकिन बॉन्ड्स में फिक्स्ड इंटरेस्ट नहीं होता। उसमें जो रिडम्पशन प्राइस और इशू प्राइस का डिफरेंस होता है वही इंक्लूड्स इंटरेस्ट। तो बहुत माइनर सा डिफरेंस है, अदरवाइज दे बोथ आर सेम। उनकी जो प्रैक्टिकलिटी है वो सेम है, बस नाम अलग है। नेगेटिव में भी आ सकते हैं, नेगेटिव में भी आ सकते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी का बैलेंस। बिल्कुल बिल्कुल, जब आपकी रीपेमेंट ज्यादा हो तो फिर आपका नेगेटिव में आंसर आएगा। बिल्कुल, तीनों एक्टिविटीज पॉजिटिव में भी आंसर आ सकता है, नेगेटिव में भी आ सकता है। ठीक है, ठीक है। अब हमने तीनों एक्टिविटी का रिजल्ट निकाल लिया, तो मैंने जो येलो हाईलाइट करे हैं तीनों एक्टिविटीज के आंसर आ गए। तो ये आपका ए आया था, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर। फिर आपका बी आया था, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आंसर। एंड सी आया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आंसर। कोई पॉजिटिव आएगा, कोई नेगेटिव आएगा। ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसके बाद अपना फाइनल रिजल्ट निकालना है तीनों एक्टिविटी का। तो उसको हम क्या लिखेंगे, अगर तीनों एक्टिविटी का टोटल करके आपको पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो वो इंक्रीज आएगा। अगर तीनों एक्टिविटी का टोटल करके आपका नेगेटिव आंसर आया तो वो डिक्रीज आएगा। इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये कैसे आया, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों एक्टिविटीज को प्लस करके ये आंसर आएगा। तो अगर पॉजिटिव आंसर आया तो इंक्रीज है, नेगेटिव आंसर आया तो डिक्रीज है। तो आपका कैश या बढ़ रहा है या कम हो रहा है। और फिर इसमें हम क्या करेंगे, ऐड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब मैं यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात कर रही हूँ, कल्ले कैश की बात नहीं कर रही, कैश एंड उसके जैसे। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगिनिंग, ये आपको स्टेटमेंट में गिवन होएगा, क्वेश्चन में गिवन होएगा बिगिनिंग का। और इसमें कौन कौन इंक्लूड होएगा, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो तभी मैंने जब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करवाई थी तो मैंने वहां पे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स लिखा था, क्योंकि जो करंट इन्वेस्टमेंट्स है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। एंड देन मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो जब हम इसमें ओपनिंग बैलेंस इंक्लूड करेंगे तो इन सबका इंक्लूड करेंगे। अभी समझ नहीं आएगा, जब क्वेश्चन करेंगे तब समझ आएगा इस चीज का। एंड देन अब इसमें जब आप ये दोनों चीजों में ये ऐड करोगे, ये दोनों चीजें ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका क्या आ जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट एंड। और ये क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता होएगा, क्योंकि क्वेश्चन का जो आंसर है वो बुक में आपके क्वेश्चन में गिवन होएगा। जो क्लोजिंग, इनके जो क्लोजिंग बैलेंसेस है, ये वाले तो ओपनिंग बैलेंसेस है, इनके जो क्लोजिंग बैलेंसेस होंगे वही आंसर होएगा। तो अगर ये मैच कर गया तो मतलब आपने स्टेटमेंट ठीक बनाई है, और अगर ये मैच नहीं करा तो मतलब आपने गड़बड़ कर दी है। ठीक है। तो सेम यहाँ पे रिपीट हो जाएंगे, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डू। ठीक है। तो ड्यूरिंग द ईयर जो इंक्रीज डिक्रीज है उसमें जब आप ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड कर दोगे तो वो क्लोजिंग बैलेंस के बराबर आ जाएगा। और आपके क्वेश्चन में ये आंसर गिवन होगा। तो इतना लंबा चौड़ा काम हम करने वाले हैं, लेकिन धीरे धीरे करके पार्ट्स में करेंगे तो ये फिर आपको इजी लगेगा। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी सबसे एंड में करेंगे, उससे पहले हम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी करेंगे। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हम पहले करेंगे एंड देन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हो गया सबका नोट? यस मैम। यस। हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है, आज फर्स्ट एक्टिविटी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो हम सिर्फ एक वर्किंग नोट बना रहे हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का।
ठीक है, तो आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी होगी जिससे आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी ऑलरेडी हम इसका फॉर्मेट तो बना चुके हैं कि इसमें क्या क्या आएगा, तो इसमें हम फिर से तो यहाँ पर क्या क्या पॉजिटिव फिगर थी, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेकंड में ऐसे ही प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, लेकिन इन्वेस्टमेंट सिर्फ नॉन करंट। थर्ड नंबर पे फिक्स्ड एसेट चाहे टेंजिबल हो इंटेंजिबल हो दोनों लेनी है, तो ये आपका और इसमें पैसे कहां से आएंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, और पैसे जाएंगे कहां से, तो नेगेटिव फिगर्स क्या है, ये सारी पॉजिटिव फिगर्स हैं। जाएंगे आपके पैसे जब आप परचेज करोगे, तो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अब यहाँ पे वर्किंग नोट क्या बनेगा, वर्किंग नोट का मैं आपको बता दूं, फिक्स्ड एसेट का वर्किंग नोट बनेगा। तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट हम कैसे बनाते हैं, फिक्स्ड एसेट मैम अकाउंट, 1 मिनट दिखाना। हाँ जी